नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कृतिका भाग 1, उसका ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इसी का पाठ पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कहानी है इसमें। तो जो भी लोग पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। चलिए समय न व्यस्त करते हुए शुरू करते हैं मेरे संग की औरतें पाठ 2। मेरी एक नानी थी, जाहिर है सबकी होती है भाई, है ना। तो मेरी एक नानी है, लेखिका महोदय कह रही हैं, और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, पर मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के बाद में हम तीनों बहनें खुद को कहानियां कहनी पड़ती थी। 3 बहनें थीं और वो जो है तीनों लोग कहानी कहती थी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब होता है दुख। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी मतलब पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री मतलब वकालत होती है पढ़ने विलायत मतलब विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती मतलब कि अंग्रेजी रीति रिवाज के साथ जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर ना पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर कभी किया। तो उन्होंने ये बताया। ये नानी की कहानी है। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, जो कि लेखिका की माँ है, मेरी माँ की शादी का फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर मतलब परेशान होना एकदम से। नाना से उन्होंने कहा कि वे मेरे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नसीं औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अब अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। नजाकत मतलब होता है मौका, मतलब कि जो महत्वपूर्ण समय होता है उसको नजाकत के। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश किए। हुजूर मतलब सामने होता है। अब जो नानी ने कहा वह भी है अंग्रेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वह आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो। उन्होंने उनके दोस्त से कहा कि आप जो है मेरी बेटी के लिए रिश्ता तय करेंगे। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उनमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी ना रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। आगे देखते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिससे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। आईसीएस जो है एग्जाम था, उनमें जो है आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए उनको रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसे धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि शादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी, मतलब कमर झुक जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है
है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। धोई पोंछी छींके मतलब होता है खूंटी खूंटी पर टांग देना। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों मतलब रहने वाले होते हैं की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े समर्थक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर्फ करता रहे। शोहरत सिर्फ करना मतलब शोहरत कमाता रहे। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांच क्या कोई परिकथा होती। नानी ने सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुके थे। तिलिस्म मतलब होता है जादू। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं पड़ती थी। पारिजात एक जादुई पेड़ होता है, आप लोगों ने कई जो सीरियल्स में देखे होंगे। और पारिजात का वृक्ष कहते हैं सीतापुर में है भी, यहाँ पे बाराबंकी में, माफ कीजिएगा, बाराबंकी में एक पारिजात का वृक्ष है। तो आप जाकर देखना चाहे तो देख सकते हैं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मतलब पत्थर की लकीर मतलब हर तरीके से। मैंने अपनी दादी को कई बार सुनते कहा था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते थे, हम पे बैल है। ये कहावत है एक। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब होता है कि तैयार रहना हर वक्त। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, कह रहे कि पिताजी भी जो है तैयार रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। कह रहे कि आजादी अपने ही तरीके से निभानी चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। कह कि भले माता जी थी जो काम नहीं कर पाती थी, वो बात अलग की थी, लेकिन उनका मन भी नहीं था, इस वजह से वो और काम नहीं करती थी। अरुचि मतलब होता है कि जो रुचिकर ना हो। उनका में बीतता, किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। बाकी उनमें सबकी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि ये सारी चीजें होती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक चीज था, जितने दिन में हमने देखा, एक चीज समझ में आई कि साहबी खानदान होने की वजह से ये सारी चीजें होती रहती थी। आगे लिखते हैं लेखक महोदय कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी बात कि वे गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। गोपनीय मतलब होती है जो है काफी ज्यादा, जो मतलब आप कह सकते हैं छिपाने योग्य बात हो, उसको गोपनीय कहते हैं। ठीक है। पहले के
कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बाखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा है। या जब बचपन में चिट्ठी आती तो कोई पूछता नहीं था कि क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। और मैं यह जानने को बेहाल हूं कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। निजित्व मतलब प्राइवेट, जो प्राइवेट होता है प्लेस, वो इस निजित्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखन मतलब लिखने के लिए तैयार हो गए। लीक से खिसके, लीक मतलब होती लाइन। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार मतलब लाइन से बाहर चलने का शौक। उन्होंने व्रत ले रखा था, अगर खुदा के फजल से उनके पास, फजल मतलब होता है रहमो करम, तो उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपर ग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। पोसीदा मतलब होता है छुपाने योग्य, लेकिन छुपाकर नहीं रख सकती, उन्होंने ऐलान कर दिया, मतलब पूरे लोगों को बता दिया सरेआम। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब उन्हें ढूंढने ना मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर, रस्म मतलब होता नियम से, मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, गांव का नाम नकुड़ है। माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर तन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा मतलब वो तो पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू थी किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी, मतलब दीदार मतलब होता है देखना। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरत सज धज कर रत जगह मना रहे थे। रत जगह मतलब की रात जागना, ठीक है। नाच गाने और ढोलक के थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतें के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। बेचारा चोर बेचारा तमाम जुगरफिया दिमागी बिठला कर उतरा था। जुगरफिया मतलब जुगाड़ लगाकर। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव से आहट से ही खुल गई थी। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तकिए से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने यह कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ।
इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी पिला दे, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजियो, मतलब रगड़ कर धो लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? कहा, भगवान और तुम्हारे अलावा कौन है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उनके दरबार में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भर कर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, ऐसे लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांच धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा है। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भलमानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी हुई। उन्होंने कहा कि लड़की होने का मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो दादी थी वो लड़की मांग चुकी थी और ये काफी अच्छी बात होती है। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहिए जब आजादी का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग मतलब होता है कि उस समय जो है अच्छा समय नहीं था, ठीक है। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। क्या मैं बीमार थी और डॉक्टर साहब ने मुझे कोई इजाजत नहीं दी थी कि मैं वहां पर जा सकूं और उसमें शामिल हो सकूं। शिरकत मतलब होता है कि शामिल होना, ठीक है। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मादा दस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? क्योंकि मैंने बहुत रोया, ठीक है। आगे, मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इसलिए छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तक समझती। उन्होंने कहा कि मैं छोटी थी, लेकिन इतना जरूर समझती थी कि मैं गुड़िया से जो है चुप होने वाली नहीं हूं, और डॉक्टर तक समझती नहीं थी। तंग आकर पिता ने मुझे बदर्स काराम जो उपन्यास पकड़ा गया। बदर्स काराम जो एक उपन्यास का नाम है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मतलब होता है शौक। तो जो कुछ देर बाद मैंने देखा तो पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी पलायन कर चुके थे। पलायन करना मतलब चले जाना होता है। पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत मतलब होता है कि समय, ठीक है, नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त बदस कराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए, मतलब मिल गए। कितने पहली बार पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास था के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसे कहानियां, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। आगे देखते हैं। माँ जी ने मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीग पर चलने से भी इनकार किए। पहले लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी।
घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका का अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। पोंगापंथी मतलब होते विचार की, मतलब कि वैचारिक मतभेदों से थोड़ा सा अलग बनावटी, और घर घुस्सू मतलब घर में रहने वाला। नाम क्यों बदला, हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते हैं कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इस बात जमाने की सुनी थी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव के लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, फिर राजीव हिंदी के हवाले। उन्होंने कहा कि केवल 5 बहनों में से 2 बहनों को छोड़कर बाकी सभी लेखक हो गए और भाई भी लेखक ही हो गया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपने नहीं उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था ये थोड़ा सा वक्त गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था। सामंत शाही मतलब होता है रजवाड़ों, ठीक है। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। जल्दी फायरिंग मतलब जल्दी काम खत्म कर दें। तब माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुढ़ते भुनते थे जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेनू पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरमा खरमा खरामा खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। कहना कि गाड़ी में बैठने से परहेज तो था ही, लेकिन इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। हंसाए मतलब हंसा कर।
आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। शागिर्द मतलब होते हैं शिष्य। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। वाकिफ मतलब जानकार होता है। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उससे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। उसने लड़की से जो है बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते लिखने का लगा लिया। वो भी लेखिका बन गई, छोटी बहन। एक बार हम में एक सी रही। कह रही एक बार जो थी, हम सब बहनों में एक जैसी थी। घर बार को परंपरागत तरीके से भले हमने न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। कह रहे कि घर बार तो हमने भले न चलाया हो लेकिन तोड़ा कभी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। दड़बों मतलब होता है कि अलग अलग स्थान पर। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए। उन्हीं के माध्यम से पैसे भी इकट्ठा किए। कहने लगे हमने जो है जो अकाल पड़ा था उसके राहत कोष के लिए जो है नाटक किए थे और जो पैसे मिले थे उनको इकट्ठा किया था। वहीं से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उन पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार मतलब होता है आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वह भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चे के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने में हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से वह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पाया गया। ख्यात मतलब होता है नामी स्कूल, ठीक है, जिनकी प्रसिद्धि होती है। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उस मंच पाया मेरे लेखन में जो शुरू से अब तक लीग से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत
यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां में बाढ़ पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुल के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इतनी कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर वहां स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर से निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सचमुच अकेलेपन का मजा कुछ और ही। इस तरीके से ये पाठ खत्म होता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रश्न अभ्यास, और इसमें देख लेते हैं। लेखक ने अपनी दादी को फिर नहीं नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? क्योंकि उनकी माँ ने उनको जो है बताया था। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन किस प्रकार की भागीदारी रही? क्योंकि वो मन से आजाद थी, इसलिए उन्होंने आजादी की भागीदारी लेखिका ने बताया। लेखिका की परंपरा का निर्वहन करते हुए सबके दिलों पर राज करते थे। इस कथन में आलोक में लेखिका की माँ व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी, आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं और यहीं से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि कैसा है, और आप इससे कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो पूछते रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पे मेरे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।